आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नमस्कार, मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी और आज तारीख है 22 अप्रैल, यानी वो दिन जिसे पूरी दुनिया में पर्यावरण के लिए जागरूकता के तौर पर अर्थ डे कहकर मनाया जाता है। तो अर्थ डे की मुबारकबाद के साथ शुरू करते हैं आज तक रेडियो का खास न्यूज एनालिसिस प्रोग्राम दिन भर। क्या होगा इस प्रोग्राम में? सबसे पहले जायजा लेंगे दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी पर, तमाम अस्पतालों का रियलिटी चेक करेंगे, फिर जानेंगे कि ऑक्सीजन सप्लाई की कमी पर आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, देश में कोरोना पॉजिटिविटी रेट इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहा है, और फिर आपको सुनाएंगे लखनऊ के एक अस्पताल के बाहर खड़ी एक तीमारदार की आवाज जो हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था पर सख्त सवाल करते हुए पूछेगी कि क्या अच्छे इलाज का हक सिर्फ वीवीआईपी को है। फिर चलेंगे मुंबई जहां लॉकडाउन का जायजा लिया जाएगा, और फिर चलेंगे बंगाल, क्योंकि देश में सिर्फ कोरोना की लहर नहीं, चुनाव भी चल रहे हैं। तो जानेंगे कि छठे चरण के चुनाव में राजनीतिक हालात कैसे हैं। और अब बहुत हुई प्रस्तावना, चलते हैं खबरों की तरफ, लेकिन खबरों पर जाने से पहले सुनते हैं हेडलाइंस खुशबू से। पीएम मोदी ने कल बंगाल के मालदा में अपनी होने वाली सभी रैलियां रद्द कर दी हैं। इस दौरान वह कोरोना के हालात पर बैठक करेंगे। उन्होंने ट्वीट करके बताया कि कल देश के हालात पर एक हाई लेवल मीटिंग करेंगे। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने आज सुनवाई के दौरान कहा कि कोर्ट के आदेशों का सख्ती से पालन हो। दिल्ली सरकार से ऑक्सीजन कमी से जूझ रहे अस्पतालों की लिस्ट मांगते हुए कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार एक अलग से कॉरिडोर तैयार करे। ऑक्सीजन सप्लाई पर पीएम मोदी की आज कई अहम बैठक हुई, जिनमें अधिकारियों को ऑक्सीजन सप्लाई को तेज करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा ऑक्सीजन देने के लिए नए तरीकों का उपयोग करने पर भी जोर दिया। कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए अस्पतालों में ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, बेड्स और जरूरी दवाओं की किल्लत का संज्ञान लिया है। चीफ जस्टिस एसए बोबड़े ने 4 अहम मुद्दों पर नेशनल प्लान मांगते हुए कहा कि हालात डरावने हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वे अपने इस फैसले पर दोबारा विचार करें कि घर घर जाकर कोरोना का टीका लगाना संभव नहीं है। हाई कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार को इस मामले में बुजुर्गों और स्पेशल लोगों के बारे में सोचना चाहिए। ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिख एक दाम पर केंद्र और राज्यों को वैक्सीन दिए जाने की अपील की है। उधर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने भारत बायोटेक से कम दरों पर कोवैक्सीन देने की बात कही है। और आईपीएल के 14वें सीजन के 16वें मैच में आज मुंबई में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना राजस्थान रॉयल से होगा। 3 मैचों में 3 जीत के साथ आत्मविश्वास से भरी बेंगलुरु की टीम अपने अभियान को आगे ले जाने के लिए उतरेगी। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में यह मुकाबला आज होगा। आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। गिड़गिड़ाइए, उधार लीजिए या फिर चोरी कीजिए, लेकिन ऑक्सीजन लेकर आइए, ये कहा दिल्ली हाई कोर्ट ने आज ऑक्सीजन की जरूरत के संबंध में एक जरूरी सुनवाई के दौरान। देश की राजधानी दिल्ली इस वक्त कोरोना महामारी के सबसे भयानक दौर से गुजर रही है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने आज यानी गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि केंद्र और हाई कोर्ट की ओर से उन्हें मदद मिली है, लेकिन हालात दिन बर दिन बिगड़ रहे हैं। दिल्ली को रोजाना 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन चाहिए, जबकि केंद्र की ओर से पहले 380 मीट्रिक टन ऑक्सीजन दिया जा रहा था और अब 480 मीट्रिक टन। केंद्र सरकार हर राज्य को ऑक्सीजन का कोटा तय करती है। देश भर में जितनी भी ऑक्सीजन बनती है, केंद्र सरकार तय करती है कि इस राज्य को इतनी ऑक्सीजन मिलेगी, इस राज्य को इतनी ऑक्सीजन मिलेगी। अब दिल्ली को कितनी ऑक्सीजन चाहिए? दिल्ली सरकार ने अपना एक एस्टिमेशन लगाया, जिसके हिसाब से दिल्ली को रोजाना 700 टन ऑक्सीजन की जरूरत है। केंद्र सरकार ने हमारा कोटा कल तक 378 टन तय किया हुआ था। ये कोटा कल शाम को बढ़ा के 480 टन कर दिया है केंद्र सरकार ने। इसके लिए हम केंद्र सरकार के बहुत बहुत आभारी हैं। हालांकि हमें अभी और भी काफ़ी ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार ने जितना भी बढ़ाया है उसके लिए हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। बीते दिन मैक्स हॉस्पिटल ऑक्सीजन की किल्लत की शिकायत लेकर हाईकोर्ट पहुंचा था, जिसके बाद हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को जमकर फटकार लगाई थी। उसके बाद आज 2 और अस्पतालों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
दिल्ली के सरोज सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का कहना है कि उनके पास 64 मरीजों के लिए ऑक्सीजन तकरीबन खत्म हो गया है। दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन को लेकर क्या है ताजा हालात, सुनते हैं आज तक रिपोर्टर कुणाल कुमार का रियलिटी चेक। देखिए, ऑक्सीजन को लेकर जो परेशानी है वो लगातार बनी हुई है और सबसे बड़ी बात है कि त्राहिमाम एक तरीके से दिल्ली की जनता भी कर रही है। सरकारों के स्तर पर भी युद्ध लगभग छिड़ा हुआ है। राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आज सुबह, जो कि दिल्ली के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक अस्पताल है, तो वहां पर सुबह सीधे क्राइसिस हो गई थी। वहां पे हालांकि कुछ देर के बाद दिल्ली पुलिस ने एस्कॉर्ट करके ऑक्सीजन पहुंचाया मोदी नगर से। उसके अलावा माता चानन देवी हॉस्पिटल है पश्चिमी दिल्ली का, वहां पर भी बहुत देर तक इस तरीके की अफरा तफरी रही कि कभी भी ऑक्सीजन खत्म हो सकता है। इसी तरीके से जो शांति मुकुंद अस्पताल है पूर्वी दिल्ली का, वहां तो जो वहां का प्रशासन है उसने बाहर नोटिस भी टांग दिया कि हम अब किसी भी मरीज को भर्ती नहीं कर पाएंगे। किसी के पास 8 घंटे, किसी के पास 6 घंटे। गंगाराम अस्पताल ने सबसे अच्छी हालत बताई, वहां भी अभी के वक्त में 20 घंटे तक का ऑक्सीजन बचा हुआ है। तो इस तरीके के बड़े से लेकर के छोटे अस्पतालों तक एक ही तरीके की स्थिति है। तो ये अभी स्थिति है। साथ ही साथ जो ऑक्सीजन प्लांट है उन पर भी अतिरिक्त दबाव बना हुआ है। कुछ ऑक्सीजन प्लांट में भी हम गए थे, लेकिन जो स्थिति है वो बिल्कुल गंभीर और लोगों की सुनवाई कहीं पर भी नहीं हो रही। कोविड-19 की दूसरी लहर से जूझ रहे देश के मुश्किल हालात के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने भी आज केंद्र से जवाब तलब किया। और क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, जानते हैं आज तक रिपोर्टर अनीशा माथुर से। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में आज 2 बातें हुई। एक तो ये कि सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे ने ये सुओ मोटो कॉग्निजेंस यानी स्वतः संज्ञान लेते हुए सरकार से एक नेशनल प्लान मांगा है कोविड मैनेजमेंट का। इसमें उन्होंने 4 बातें कही हैं। एक तो ये कि ऑक्सीजन सप्लाई के बारे में सरकार क्या कर रही है, दूसरा मेडिकेशन दवाइयों के बारे में सरकार क्या कर रही है, और तीसरा वैक्सीनेशन को बढ़ाने के लिए क्या किया जा रहा है, और चौथा इशू है लॉकडाउन का कि उसके बारे में क्या होगा। एक बात सुप्रीम कोर्ट ने ये कही है कि जो हाई कोर्ट, अलग अलग हाई कोर्ट, 6 हाई कोर्ट है हिंदुस्तान में, दिल्ली, बम्बई, इलाहाबाद, उड़ीसा, 2-3 और, जिन्होंने स्वतः संज्ञान लेते हुए कुछ ऑर्डर पास किए हैं अलग अलग अरेंजमेंट्स के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अलग अलग हाई कोर्ट के ऑर्डर पास करने से थोड़ी कंफ्यूजन पैदा होती है, इसलिए हम चाहते हैं कि कंसोलिडेटेड नेशनल प्लान बने और वो आप हमें बताएं। हालांकि इस वक्त हाई कोर्टों में अलग अलग सुनवाइयां चल रही हैं, उन पर रोक अभी नहीं लगाई गई है। हाई कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये नेशनल प्लान मांगा है और ये कहा है कि लॉकडाउन जो है वो सरकारें खुद देखेंगी, कोर्ट अपनी तरफ से लॉकडाउन ऑर्डर नहीं कर सकती। ये बहुत अहम बात कही है सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि अभी आपको याद होगा पिछले हफ्ते ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जब 5 जिलों में लॉकडाउन की बात कही थी तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी थी। तो इस वजह से सब कुछ का संज्ञान लेते हुए, ऑक्सीजन, दवाई, वैक्सीन और लॉकडाउन का संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने नेशनल प्लान मांगा है कोविड मैनेजमेंट का सरकार से, और कल सुबह उस पर दोबारा से सुनवाई होगी। शुक्रिया निशा। और अब बात करेंगे कोरोना के पॉजिटिविटी रेट की। दूसरी लहर पहले की तुलना में ज्यादा खतरनाक है। रोजाना के संक्रमित लोगों के नंबर्स के मामले में भारत ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। कोरोना पॉजिटिविटी की दर खतरनाक रफ्तार से बढ़ रही है। सरकार ने कहा है कि देश के 740 जिलों में से 146 जिलों में 15 से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट है। ये जिले चिंता का विषय बने हैं, जबकि 274 जिलों में 5 से 15% पॉजिटिविटी रेट है। इंडिया टुडे की डेटा इंटेलिजेंस यूनिट के मेंबर है मयंक मिश्रा। मैंने उन्हीं से बात की और पूछा कि गवर्नमेंट का ये जो डेटा आया है, इसमें इन जिलों को चिंता का विषय माना गया है, ये आने वाले दिनों के ट्रेंड के बारे में क्या संकेत देता है, क्या इशारे देता है, और आने वाले दिन कैसे रहने वाले हैं इन जिलों में। ये गवर्नमेंट का डेटा के अलावा हम लोगों ने आज 2 डेटा निकाला है, उसके बारे में आपको बता दें कि 1 अप्रैल को पूरी दुनिया में जो नए केसेस होते थे उसका 11% इंडिया में था। मतलब 10 में से 1 केस इंडिया का था। 18 तारीख को ये 40% हो गया और अभी भी 35-40 के बीच में है।
तो सोचिए जो 1 अप्रैल को पूरी दुनिया में 10 में से 1 केस इंडिया का, अब 10 में से 4 केस इंडिया में, मतलब कितना फ्यूरियस राइज हुआ है। इसके अलावा दूसरा हमने देखा है क्या कि कुछ कुछ स्टेट में एकदम से वर्टिकल राइज हो रहा है पॉजिटिविटी रेट में। पॉजिटिविटी रेट है बेसिकली कि जितने टेस्ट होते हैं उसमें से कितना % कंफर्म्ड केसेस है। तो पॉजिटिविटी रेट जो है हमको पता है कि दिल्ली में ऑलमोस्ट 32-33% होगा, मतलब 3 केस में से 1 केस कंफर्म मिलता है। दिल्ली में बड़ा सीरियस राइज जो है। इसके अलावा भी हमने देखा है कि कुछ कुछ स्टेट जो बहुत बड़े हैं, बहुत डेंसली पॉपुलेटेड हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश में भी पॉजिटिविटी रेट 10% से ज्यादा है। अब ये सब ऐसे स्टेट हैं जिसका पॉपुलेशन साइज बहुत बड़ा है, और यहाँ पॉजिटिविटी रेट का तेजी से बढ़ना, इसका मतलब केसेस में जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगा। तो वो जो आप गवर्नमेंट का डेटा है कि 146 डिस्ट्रिक्ट में 15% से ज्यादा, उसको आप स्टेट वाइज देखेंगे तो आप पाएंगे कि जिन स्टेट में पहले वेव में हमको लगता था कि ठीक तरह से मैनेज हो गया, अब उन स्टेट में मैनेज नहीं हो पा रहा है, इतना तेजी से केसेस बढ़ रहे हैं। और इसका मतलब इसकी एक वजह है, अब जानकारी आ रही है, साइंटिफिक रिसर्च से पता चल रहा है कि इंडिया में अभी जो फैल रहा है वो एक नया वेरिएंट है जो बहुत ज्यादा इन्फेक्शियस है। तो ये सब जो है अभी ग्रीन पिक्चर ही पेंट कर रहा है, कुछ आशा की किरण फिलहाल तो नजर नहीं आ रही है। इसी दूसरी लहर में पॉजिटिविटी रेट तो बढ़ी ही है, अगर मौतों की बात करें तो ये पिछली वेव की तुलना में कितना बढ़ा है? मतलब अभी तक देखिए, वैसे हमको सबसे पहले ही ये बता देना चाहिए कि एक भी जिंदगी का जाना बहुत ज्यादा दुखद है। तो इसीलिए मौत एक आंकड़ा नहीं है, मौत एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है जिसको उसको पता है। तो इस कैवियट के बाद हम लोग ये जान लें कि इस बार जो है डेथ रेट जो है वो पहले वेव की तुलना में थोड़ा सा कम है, और ये अभी तक में ये इस लहर में, दूसरी लहर में अच्छी तरह से दी गई है। जैसे एक्यूट नंबर आप देखेंगे तो आप रोज पाएंगे कि आज 1500 क्रॉस किया था, 1800 क्रॉस किया था, 2000 क्रॉस कर गया। ये एक्यूट नंबर आपको डराने वाला नंबर है ही ऑब्वियसली, मुझे सामने कहा कि ये भी मौत बहुत दुखद है। लेकिन जितने कंफर्म्ड केसेस हैं उसमें से जितने हॉस्पिटलाइजेशन हो रहे हैं, क्रिटिकल केयर में जा रहे हैं, उसमें से फिर भी अक्सर बच जा रहे हैं। ये अच्छी बात है, मौत कम ही लोगों की हो रही है और ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन जो कुछ भी डेथ रेट हो, इंडिया का पॉपुलेशन साइज बहुत बड़ा है, और अगर फर्टिलिटी रेट हमारा 1% के आसपास ही होता है तो भी वो डेथ का नंबर जो होगा बहुत बड़ा होगा। इसीलिए डेथ रेट कम है, अच्छी बात है, उसको और बहुत कम करने की जरूरत है। शुक्रिया मयंक। सुबह सुबह ऐसा लगता है कि सबकी गाड़ी छूट रही है, लेकिन न्यूज़ भी तो मिस हो रही है। स्कूल, कॉलेज या ऑफिस की पूरी तैयारी तो हो जाती है, मगर देश दुनिया की अपडेट्स ले पाते हैं क्या? तो आपकी प्रॉब्लम का स्मार्ट सॉल्यूशन ये है कि अपनी सुबह की शुरुआत आप आज तक रेडियो के साथ कीजिए। कल क्या हुआ और आज क्या हो सकता है, सटीक एनालिसिस, पहले बड़ी खबरें और फिर अखबारों के चुनिंदा मोती। ये है सुबह का खबरनामा, आज का दिन, मेरे यानी नितिन ठाकुर के साथ। देश के कई शहरों का हेल्थ सिस्टम इस वक्त ओवरलोडेड है, जिसमें उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ भी है। द लल्लन टॉप से जुड़ी स्वाति मिश्रा लखनऊ में है। वहां के बड़े अस्पताल KGMC के बाहर उन्हें एक परिवार मिला जिन्होंने सही समय पर अस्पताल न मिलने से अपने एक परिजन को खो दिया। स्वाति ने उनसे बात की। हम KGMC हमारे पीछे है, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज, उसका कोविड वार्ड हमारे पीछे है। ये उससे जुड़ा हुआ फुटपाथ है, और यहाँ ये जो महिलाएं बैठी हैं उनके, वो एक पेशेंट को लेकर आई थी, जो उस तरफ महिला बैठी हैं, उनके पति वो कोविड पॉजिटिव थे
और वो लोग यहाँ पर सुबह भर्ती कराने लाए और अब वो नहीं रहे इस दुनिया में। आपका नाम क्या है जी? आपका नाम? मेरा नाम लक्ष्मी। लक्ष्मी, कहाँ रहते हैं आप? मैं कानपुर में रहती हूँ। आप लोग कानपुर से यहाँ? जी। वो भी कानपुर? नहीं, वो यहीं रहती, सिस्टर है। जी। वो अपने पति के साथ यहीं पर रहती? हाँ, वो यहीं रहती है। तो कब पता चला? उनको परसों नरसों उल्टी आई थी। क्या हुआ? आप बात कर पाएंगे? आपके पति का नाम क्या था? उनका नाम नितिन वर्मा। नितिन वर्मा। क्या लक्षण थे उनके? हाँ? सबसे पहले जब तबीयत खराब हुई तो क्या क्या हो रहा था? उनको बुखार आ रहा था तो उनने दवाई ले ली तो बुखार थोड़ा उतरने लगा, बुखार चढ़ने उतरने लगा। तो हमने एक दिन उनसे बोला कि चलो जांच करवा लेते हैं। फिर डॉक्टर के पास लेके गए तो डॉक्टर ने कहा ठीक है, इनकी जांच करवाओ, सबसे पहले हम अभी दवाई नहीं देंगे। तो फिर हमने इनकी जांच करवाई, उसके बाद ये निकला। उसके बाद ये देवर हमारा दवाई करता रहा, मेडिकल स्टोर से ला के देते रहे, वो खाते रहे, उनको उल्टी होती रहे, पेट में दर्द होता रहा। और फिर बाद में एकदम आखिरी में बोले कि हमको बहुत दिक्कत है, हमको भर्ती करा दो। तो हमने कहा ठीक है, सुबह का थोड़ा इंतज़ार कर लेते हैं, थोड़ा उजेला हो जाए तो ले चलेंगे। बस मेरी इतनी बात हुई, इनके बाद लाते लाते इनने ऐसा दम तोड़ दिया। ये माँ है? मौसी है मेरी। मौसी। आप लोग यहाँ लाने से पहले आप लोग कानपुर से इनकी मदद के लिए आए, कब रवाना हुए आप लोग? हमने यहाँ करवाया। आप लोग कानपुर से कब आए लखनऊ? हम लोग 11 बजे यहाँ पहुँचे। रात को 11 बजे। अच्छा, जब पता चला कि तबीयत बिगड़ गई है तो उसके पहले कहीं अस्पताल में एडमिट करवाने की कोशिश की? है इनके देवर ले गए थे 2-3 जगह, तो वहाँ मना कर दिया गया, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। फिर इसके बाद हम लोग ने यहाँ जब 11 बजे आए हैं तब हम लोग ने ज़बरदस्ती कराया, तब तक उनकी प्राण निकल चुके थे। अभी आप लोग शव के इंतजार में? मट्टी के इंतजार में बैठे हैं। बॉडी के इंतजार में। बॉडी के इंतजार में अभी बॉडी मिली नहीं है। और इन सुबह भी जब ये निकले और इन्हें पहले ही हॉस्पिटल में एडमिट मिल जाओ, सही समय पे ट्रीटमेंट मिल जाता तो आज इनकी ये स्थिति ना होती, लेकिन तो शायद बच जाते, क्योंकि तो समय पर अस्पताल में एडमिट मिल जाता, भर्ती होता। हाँ, तो इनको मिल जाता, तब तक सांस चल रही थी। हॉस्पिटल है जहाँ पे इनको मतलब लिया गया है, 2 हॉस्पिटल से इनको वापस कर दिया गया। एक का नाम मतलब सिविल हॉस्पिटल है, तीसरे का मुझे मालूम है। अच्छा, सिविल हॉस्पिटल से वहाँ पे तो कोरोना की भर्ती हो रहे हैं, लेकिन उन्होंने किया नहीं। क्या कहा? बेड नहीं है? जी, बोला बेड नहीं है। तब तक चल रही थी, सांस तब तक होता तो आज ये स्त्री ना होती। उनको ढाढ़स दीजिए, उनको भी कहिए अपना ध्यान रखें। वो पति की तीमारदारी कर रही होंगी, वो भी एक्सपोज हो सकते। नहीं, मैं इनका भी वो करवाने जा रही हूँ। आप लोग संपर्क में आए हैं, आप लोग अपना भी टेस्ट कराइएगा। हाँ। सरकार की कोई व्यवस्था नहीं है। क्या नाम है आपका? राजेंद्र। ये हमारे बहनोई साहब थे, कोई व्यवस्था नहीं। 2-3 घंटे पहले फ़ोन किया गया, हेल्प डेस्क में कोई भी नहीं आया, ना कहीं से फ़ोन आया। हमारे बहनोई की डेट यहाँ पर हो गई, यहाँ पे लेने के लिए मना कर दिया। लेकिन जब हमने ज़बरदस्ती थोड़ी सी कहा कि हम लोग इतनी दूर से आए लीजिए, लेकिन उन्होंने फिर भी कुछ नहीं करा, सिर्फ वो लगाया, एक उंगली में लगाते हैं फिंगर्स में, उससे ऑक्सीमीटर होता है, ऑक्सीजन मापना। हाँ, वो लगाया। उसके बाद थोड़ी देर बाद करें ECG करेंगे, ECG के बाद बता दें कि डेड हो गई। एम्बुलेंस मिल गया था क्या आप लोगों को? एम्बुलेंस हम लोगों ने प्राइवेट किया था। कितना लगा था? 1000 रुपये एम्बुलेंस का लिया है। प्राइवेट एम्बुलेंस मिला, सरकारी नहीं? सरकारी कोई नहीं है। कितने बच्चे हैं इनके? बच्चे नहीं, 1.5-2 साल की शादी हुई है। जो कोविड के बने हुए हॉस्पिटल है, हमने तो आज जितना समझा है बस ये जाना है कि यहाँ पर सिर्फ VIP लोगों की मतलब सुनी जा रही है कि पता चल रहा है किसी की VIP की गाड़ी आ रही है तो सारे डॉक्टर उनके पीछे लग जा रहे हैं, और आम जनता बुला रहा है, हाथ जोड़ रहा है, पैसे देने के लिए तैयार है, उसके बाद भी उनकी नहीं सुनी जा रही है। इतना मुझे आज यहाँ समझ में आया है। ये है लखनऊ शहर, उत्तर प्रदेश की राजधानी, और उसकी ये स्थिति।
और अब बात महाराष्ट्र की। वैसे तो कोविड से समूचा देश लड़ रहा है, लेकिन महाराष्ट्र में हालात बाकी राज्यों के मुकाबले और ज्यादा संजीदा है। देश में सबसे ज्यादा कोरोना मामले के साथ यहां के आंकड़े रोजाना नए रिकॉर्ड छू रहे हैं। 40 लाख के करीब टोटल केस आ चुके हैं। हालांकि इनमें बड़ी तादाद से लोग रिकवर भी हो गए हैं, लेकिन फिर भी एक बड़ी संख्या अभी भी कोरोना से संक्रमित है। बीते 24 घंटों के दौरान अगर बात करें तो यहां लगभग 62,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। बेड की कमी और जरूरी स्वास्थ्य सुविधाओं की जद्दोजहद के बीच राज्य सरकार ने आज रात 8 बजे से लॉकडाउन लगा दिया है। हालांकि सरकार ने इसे ब्रेक द चेन का नाम दिया है। इसके तहत बिना किसी जरूरी वजह के लोग घर से बाहर नहीं निकल सकेंगे। ऐसे में इस दौरान किन किन चीजों के लिए बाहर जाने की छूट होगी, यही जानने के लिए मैंने बात की मुंबई में आज तक रेडियो रिपोर्टर सौरभ वक्तानिया से और पूछा कि लॉकडाउन लगने से पहले पूरे दिन क्या स्थिति रही, खासकर प्रवासी लोगों के अपने शहरों की तरफ लौटने के लिए लगने वाली भीड़ के मद्देनजर। बहुत सारे लोग आज हम सुबह से ही देख रहे हैं कि लोग अपने अपने कोई गांव चला जा रहा है, किसी को कोई अर्जेंट काम है तो वो निपटा के आ रहा है, कोई पुणे जाके आ रहा है, कोई दूसरे डिस्ट्रिक्ट जाके आ रहा है। तो ये आज हमें काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि देखिए एक सिटी और दूसरे सिटी और एक डिस्ट्रिक्ट के बीच में अभी आप ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। पहले इस पर रिस्ट्रिक्शन नहीं थे पहले की गाइडलाइंस में। दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीजें दिखी कि पैनिक बाइंग उतना नहीं दिखा, मैं अगर कह सकूं, क्योंकि जो सामान जो खुले रहेंगे, जो ग्रोसरी है, वेजिटेबल मार्केट्स है, फल फ्रूट के मार्केट है, वो 7 से 11 में खुले रहेगी। जो पहले जैसा था वो अब बरकरार रहेगा। तो वहां पर वैसी उस तरीके की पैनिक बाइंग नहीं देखी, लेकिन ये जो ट्रैवलिंग है उसमें जरूर देखी गई। बाकी मजदूरों की अगर जो बात करें तो मजदूरों का जाना लगातार चलता रहे। जब से लॉकडाउन लगा है, जो स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस लगी है महाराष्ट्र सरकार की, तो वो तो लगातार दिख ही रहा है। अपील तो जरूर की गई है कि वो यहाँ से ना जाए। ये कुछ ही समय की बात है, अगर एक बार चेन टूट गई तो फिर तो सब कुछ नॉर्मल हो ही जाएगा। लेकिन जो माइग्रेंट वर्कर्स है उनका पलायन होना लगातार दिखता ही जा रहा है। जो मेजर टर्मिनस है, जैसे कुल्ला टर्मिनस हो गया, सीएसटी हो गया, बांद्रा टर्मिनस हो गया, जहां से बाहर के स्टेट्स की जो ट्रेनें जाती है, वहां पर माइग्रेंट वर्कर्स हमें लगातार दिख रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि अब मुंबई में कोई काम नहीं बचा है। लेकिन जो पैसेंजर ट्रेन है वो उनको बंद नहीं किया गया है, तो वो पलायन अभी भी लगातार जारी है। सौरभ, इस बार के लॉकडाउन के गाइडलाइंस क्या हैं और ये पिछले से कितने अलग हैं? क्या जुर्माने में भी किसी तरह का बदलाव किया गया है? जी देखिए, पिछले बार की तुलना में इस बार की जो गाइडलाइंस है वो काफी अलग है। ये मतलब एक तरीके से जो गाइडलाइंस है जो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दी है, लोगों के मूवमेंट पे सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट की है। हम देख रहे थे कि इतनी गाइडलाइंस आने के बाद भी सड़कों पर लोगों की भीड़ कम नहीं हो रही थी। सड़कों पर जो गाड़ियों की मूवमेंट है वो कम नहीं हो रही थी। कई पर तो ऐसे हालात है, मैं आपको बता दूं, कि जाम लग रहे थे। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो गाइडलाइन है कि इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रैवल और इंटर सिटीज ट्रैवल पर पूरी तरीके से बैन लग गया है। यानी कि आप एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट, एक सिटी से दूसरे सिटी अब नहीं जा सकते। अगर कोई बहुत एसेंशियल हो, यानी कि आपके घर में कोई बहुत ज्यादा बीमार हो, अंतिम संस्कार करना हो, तभी आप जा सकते हैं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, महाराष्ट्र के भीतर ही अगर जो आप एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट जा रहे हो तो आपके हाथ में 14 दिन का होम क्वारंटाइन का स्टैंप लग जाएगा। मतलब आप 14 दिन के लिए सीधे होम क्वारंटाइन हो जाएंगे। तो ये एक नया जो बदलाव है वो नई गाइडलाइन में देखा जा रहा है। अभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जो कैपेसिटी है वो सीधे 50% कर दी गई है। जो बसेस जो प्लाई होती है एक सिटी से दूसरे सिटी, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट, तो उस बसों को भी जो है पहले लोकल अथॉरिटी को इन्फॉर्म करना होगा। और जो स्टॉपेज है वो 2 से कम ही रखना पड़ेगा, यानी 1 या 2 स्टॉपेज रख सकते हैं, उससे ज्यादा स्टॉपेज आप नहीं रख सकते। और वहां पर भी अगर नॉर्म्स को आप फ्लॉट करते हैं तो 10,000 का जुर्माना है। दूसरे सबसे अहम जानकारी, जो गवर्नमेंट ऑफिसेज पहले 50% की कैपेसिटी पर चल रही थी, अब उसे सीधा घटाकर 15% की कैपेसिटी पर कर दिया है। यानी कि गवर्नमेंट ऑफिसेज में अब सिर्फ 15% लोग ही काम कर पाएंगे और जो बाहर के विजिटर्स आते हैं उस पर पूरी तरीके से पाबंदी है। अगर कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑफिस है, वो बहुत ही बड़ा डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया जैसे, तो वहां पर आप वर्किंग कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। शुक्रिया सौरभ। खबरों की हलचल और देश विदेश का मिजाज आप सुन रहे हैं
आज तक रेडियो। और अब महाराष्ट्र से बढ़ते हैं सीधे बंगाल की तरफ, जहां कोरोना की विभीषिका के बीच लोकतंत्र का उत्सव चल रहा है। आज छठे फेज के चुनाव के लिए 43 विधानसभा सीटों पर वोट डाले गए। बंगाल में बीते 24 घंटे में कोरोना के 10,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। बावजूद इसके वहां के लोगों में मतदान को लेकर जुनून देखा गया। वोटिंग बूथ पर लंबी लंबी कतारें देखी गईं। देश भर में कोरोना के मामले में आ रहे उफान के बीच चुनाव प्रचार कर रहे नेताओं और राजनीतिक दलों ने खुद ही सख्ती बरतने की बात कही थी। मसलन बीजेपी ने छोटी छोटी रैलियां करने की, जिनमें मैक्सिमम 500 लोगों को ही जुटाने की बात कही थी। ममता बनर्जी ने कहा था कि आधे घंटे की ही रैली करेंगी वो। तो कोरोना के प्रकोप के बीच बंगाल चुनाव में नेता अपने ही बनाए नियमों का कितना पालन कर रहे हैं? अमित शाह की 3 रैलियों और टीएमसी की रैलियों को देखकर क्या लगा, ये जाना हमने ग्राउंड जीरो पर मौजूद आज तक रेडियो के रिपोर्टर अनुपम मिश्र से। देखिए, कहने की बातें हैं जो हम देख रहे हैं। ममता बनर्जी की रैली भी हमने देखी आज, वहां पर भी 500 से कई ज्यादा लोग हैं। जो अमित शाह की 3 रैलियां हैं वो चल रही हैं, उनमें से एक रैली जो हुई है उसमें भी लोगों का आना लगा ही हुआ है। अब प्रधानमंत्री की कल रैली होने वाली है, वहां भी यही नियम है कि 500 से ज्यादा लोग नहीं होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 500 लोग तो आप पंडाल के भीतर रखेंगे, लेकिन पंडाल के बाहर जो लोग सुनने आएंगे उनको कैसे रोकिएगा? वो समागम, वो एकत्रित जो हो रहे हैं इतने सारे लोग, उनको कैसे रोकिएगा? और ये सब मुझे लगता है कि दिखाने की बातें हैं। अगर रोकना ही है, पूरी तरह से रोका जाए तो बहुत अच्छा है। अभी भी काफी कुछ बचाव हो सकता है। हालांकि जो नुकसान बहुत ज्यादा बंगाल का होना है वो इन रैलियों ने कर दिया है। उसका मैं उदाहरण अगर आपको दूं तो पिछले साल दूर दराज बंगाल के इलाकों में कम फैला था कोरोना, और जहां गया भी देरी से गया। लेकिन इस बार हर जगह दूर दराज के अंदरूनी इलाकों तक में कोरोना घुस गया है। तो इतने लोगों का समागम, इतने लोग एकत्रित हो रहे हैं, इसमें काफी कुछ हुआ है, फैलाव हुआ है इससे रैलियों की वजह से। तो ये सब दिखावे की बातें हैं, तुरंत बंद करना चाहिए। 500, 200, 100 जितना भी कर रहे हैं, लेकिन लोग तो एकत्रित हो रहे हैं, लोग तो इकट्ठा हो ही रहे हैं। ये थे बंगाल में मौजूद हमारे रिपोर्टर अनुपम मिश्र, जिनसे आपने सुना कि कोरोना के खतरे को लेकर हमारे नेता कितने गंभीर हैं। तो नेताओं की गंभीरता जिस विषय को लेकर है, अब उसे टटोलते हैं। मतलब बंगाल में छठे चरण के चुनाव का अपडेट लेते हैं। आज के इलेक्शन में 306 उम्मीदवारों का राजनीतिक भविष्य दांव पर लगा था और लोगों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। तो छठे चरण में बम्पर वोटिंग के मायने क्या हैं, ये पूछा मैंने राजनीतिक विश्लेषक और indiatoday.in के चीफ सब एडिटर कुबूल अहमद से। देखिए, बंगाल के अगर आप देखेंगे चुनाव, तो पहले चरण से लेके अभी तक आज जो छठे चरण का चुनाव हो रहा है, वहाँ वोटिंग परसेंटेज में कोई भी गिरावट नहीं है। लगातार वोटिंग परसेंटेज काफी हाई है, 70 या 70 के आसपास में लगातार वोटिंग देखने को मिल रही है। दरअसल बंगाल में एक मिजाज रहा है हमेशा वोटिंग का, और इस बार तो कोरोना के संकट में जिस तरह की वोटिंग हो रही है, वो निश्चित तौर पे बंगाल में एक तरह से वहाँ क्या जिसको चाहे डेमोक्रेटिक जीत कहा जाए, लोकतंत्र की जीत कहा जाए या उत्सव कहा जाए, लेकिन निश्चित तौर पे वहाँ कोरोना का कोई खौफ नहीं है। जबकि बंगाल में लगातार कोरोना के मामले काफी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं और हालात लगातार वहाँ पे चुनाव। आज तो हाईकोर्ट ने भी तमाम रैलियों को लेकर वो फटकार भी लगाई है कि ऐसा है। इसके बावजूद तब वहाँ बंगाल में जो मैंने बताया कि वोटिंग परसेंटेज जो है खासतौर से लगातार बढ़ रही है और काफी जो है हर चरण में ये दिखा है। कोई पहली बार नहीं कि 65% और 70% के आसपास जो वोटिंग दिख रही है, वो हर चरण में वोट परसेंटेज लगातार बढ़े, क्योंकि दोनों तरफ से चाहे टीएमसी हो या बीजेपी हो, दोनों की कैडर मजबूत है वहाँ पे और दोनों अपने अपने वोटरों को बूथ तक ले जाने में काफी हद तक सफल रहे हैं। अच्छा कुबूल जी, बीजेपी के राहुल सिन्हा, मुकुल रॉय और उनके बेटे की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह के बेटे की सीट पर भी आज वोट डाले गए। तो इन हैवी वेट उम्मीदवारों की हालत कैसी लग रही है? देखिए, बंगाल का अगर देखा जाए तो जो खासतौर से छठे चरण है, इसमें टीएमसी के 5 मंत्री हैं और बीजेपी के 3 सांसद जो हैं उनके रिलेटिव जो है इस बार में चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे वो सुब्रत ठाकुर हैं, शांतनु ठाकुर के भाई हैं ये। तो मुकुल राय खुद लड़ रहे हैं, उनके बेटे लड़ रहे हैं। तो वही अर्जुन सिंह के जो है सांसद हैं, उनके बेटे भी चुन रहे हैं। निश्चित तौर पे वो सीटें हैं जहाँ पे चाहे मुकुल राय की बेटे की सीट हो, वो परंपरागत तौर पर रही है। मुकुल राय खुद इस सीट से कृष्णनगर से उतरे हैं, वहाँ
20 साल बाद भले चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उनका अपना एक ग्राफ रहा है और एक मजबूत रहा है। ऐसे ही अगर आप अर्जुन सिंह के बेटे पवन सिंह की बात कर रहे हैं तो वो 24 परगना जिले की भाटपाड़ा सीट है, वहां से चुनाव लड़ रहे हैं और ये सीट जो है खासतौर अर्जुन सिंह लगातार जीतते रहे हैं 2011 से लेकर अब तक। और आप अगर देखेंगे तो 2019 में जब वो लोकसभा के मेंबर चुने गए थे बीजेपी से, तो इस सीट पे उनके बेटे ने जीत दर्ज की है, तबकि उस वक्त भी जो है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी थी सत्ता में। अब तो उपचुनाव में उसमें भी जीतने में सफल है, तो निश्चित तौर पे इस बार वहाँ पे और भी मजबूती से फाइट है। लेकिन क्योंकि वहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत अर्जुन सिंह के सामने, उनके बेटे के सामने ये दिक्कत हो गई है कि अर्जुन सिंह के जो बहनोई हैं सुरेश सिंह, वो भी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो थोड़ा सा उनके लिए परेशानी का सबब है। लेकिन क्योंकि जिस तरह से अर्जुन सिंह का एक कद है और ग्राफ रहा है, हैवीवेट माने जाते हैं, दबंग नेता माने जाते हैं, इस तौर पे वो बहुत ही वो है। लेकिन उससे ज्यादा अगर आप देखेंगे तो अरिंदम भट्टाचार्य की जो सीट है तो जगतताल से लड़ रहे चुनाव, वो एक ऐसे नेता है जो कांग्रेस, टीएमसी और बीजेपी से लड़ रहे हैं। वो तीनों पार्टी से चुनाव लड़ चुके हैं और तीनों से विधायक बन चुके हैं। 2016 में वो कांग्रेस छोड़ के टीएमसी में आए थे और 2000 अभी चुनाव से ठीक पहले वो जो है टीएमसी छोड़कर जो है वो बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये है। अब इसके अलावा जो आप बात कर रहे थे आप राहुल सिन्हा की जो सीट है, हावड़ा सीट है 24 परगना की, वहाँ पे उनके सामने जो कैंडिडेट है वो बहुत ज्योतिप्रिया जो है मलिक, वो बहुत मजबूत कैंडिडेट टीएमसी हैं, मंत्री हैं, ममता बनर्जी के सरकार में लगातार 2 बार से विधायक हैं। तो निश्चित तौर पर राहुल सिन्हा के लिए इस बार जो है हावड़ा सीट पे बहुत ही कांटे का मुकाबला है उनके लिए और चुनौती हो रहा है। तो ये जो चरण है महत्वपूर्ण चरण है चुनाव में और ये एक प्रकार से टीएमसी का गढ़ है। अगर टीएमसी यहाँ अच्छा प्रदर्शन करने में सफल रहती है निश्चित तौर पर उसका फर्क पड़ेगा। तो ये बीजेपी के लिए भी ये चरण बहुत ही इम्पोर्टेंट है सत्ता में आने के लिए। अब वक्त है हमारे खास सेगमेंट का जिसका नाम है उम्मीदों के रोशनदान। इस शो में हम आपको सुनाते हैं ऐसी सच्ची कहानियां उन शानदार शख्सियतों की जो कोरोना के इस अंधेरे में उम्मीद की थोड़ी सी रोशनी का इंतजाम कर रहे हैं। तो सुनते हैं कुलदीप मिश्रा से आज की कहानी उम्मीदों के रोशनदान में। उम्मीदों का रोशनदान। देखिए, नज़ीर अकबराबादी लिख गए हैं कि बैठे हैं आदमी ही दुकानें लगा लगा और आदमी ही फिरते हैं रख सर पे खोमचा, पर जो अच्छी बात है कि चिल्ला के आदमी को पुकारे है आदमी और सुन के दौड़ता है सो है वह भी आदमी। लोग ही हैं हमारे आपके बीच के जो इस दौर में दवाइयों की कालाबाजारी कर रहे हैं और वो भी हमारे आपके बीच के लोग हैं जो एक पॉलिटिकल अपोनेंट के बेटे की कोरोना से हुई मृत्यु पर तंज कसने से बाज नहीं आ रहे। पर वो भी लोग ही हैं जिनका रूटीन आजकल ये है कि सुबह उठते ही मदद के काम में लग जाते हैं और रात सोने तक मदद ही करते हैं। उम्मीदों के रोशनदान में हर रोज़ हम ये कोशिश करते हैं कि वो कहानियाँ लेकर के आएँ जिनमें इस मुश्किल समय में आदमी की पुकार सुनकर आदमी दौड़ रहा है। और आज के उम्मीदों के रोशनदान है चांद कुरैशी, जो पुराने लखनऊ में रहते हैं और एक फाउंडेशन चलाते हैं राहते इंसानियत नाम से, और इसके ज़रिए वो और उनकी टीम ज़रूरतमंदों तक ऑक्सीजन पहुंचा रहे हैं। मुफ्त में वो लोगों के ऑक्सीजन सिलेंडर रीफ़िल कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में और बाकी जगहों पर भी, दिल्ली में भी इस वक्त ऑक्सीजन की ज़बरदस्त किल्लत है और इन दिनों सुबह से शाम तक उनके मोबाइल पर फ़ोन कॉल्स आते हैं। उन्होंने अपने नंबर अखबारों में सार्वजनिक कर दिए हैं, एकदम वेरीफाइड हैं, उनका नंबर काम भी करता है और उनके यहाँ से ऑक्सीजन भी मिलती है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें सही समय पर ऑक्सीजन चांद कुरैशी की वजह से मिल पाई। ऐसे ही कुछ लोगों की आवाज़ है। नाम सौरभ पांडे है। मुझे जैसे ही पता चला कि मेहंदीगंज ऐशबाग में चांद भाई हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल ही मुफ्त, इंसानियत के नाते ऑक्सीजन सिलेंडरों में रिफिल कर रहे हैं। हालांकि मैं नहीं, मेरे मित्र हैं, उनके पिताजी की तबीयत खराब है, उनको ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा आवश्यकता थी। चांद भाई बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। हम चाहेंगे इसी तरीके से लोग इस महामारी में एक दूसरे का साथ दें, मिलकर के काम करें और ऐसे ही हम कोरोना की जंग जीत जाएंगे।
मेरा नाम डॉक्टर गुलनाज हुसैन है और मैं अपनी मम्मी के लिए ऑक्सीजन लेने आई थी। ये जो फाउंडेशन है राहत इंसान है, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और यहाँ पे निःशुल्क बहुत ही आसानी से ऑक्सीजन अवेलेबल है। चांद कुरैशी से भी हमने बात की और उनसे पूछा कि इस मदद का प्रोसेस क्या है, खुद उनकी टीम ऑक्सीजन कहाँ से लाती है। ऑक्सीजन सिलेंडर हम लोग को बड़ी मुश्किलों से मिलते हैं। हमारी जो टीम है पूरे रात भर जो है ना प्लाटों में लाइन लगा करके हम लोग गैस प्रोवाइड करते हैं और फिर बाद में ला करके हम लोग दूसरों को देते हैं गैस, ताकि उनको जो है ना आसानी से बगैर पैसों के निःशुल्क हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद इस तरीके से कर रहे हैं। तो रमज़ान का महीना चल रहा है और चांद कुरैशी और उनकी टीम से जुड़े कई लोग रोज़े से भी हैं और वो अपनी इंस्पिरेशन भी यहीं से लेते हैं। एक अपील भी है उनकी सबसे, जिससे जो हो सके मदद, क्योंकि इतनी टाइम बहुत ज्यादा जो है ना दिक्कत है, हम बता नहीं सकते आपको, क्योंकि हम लोग फील्ड के अंदर हैं। हालात बहुत बद से बदतर हैं कि अगर एक सांस भी अगर हम लोग किसी को दे दे तो ऊपर वाले की एक हम लोग पर रहमत हो जाएगी। अपील मैं करता हूँ जिससे जो हो सकती है मदद, जरूरी नहीं है ऑक्सीजन की, 2 बोल अगर प्यार से बोल देगा तो वो भी एक सवाब का काम है। तो अगर आप लखनऊ में हैं और आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, ऑक्सीजन सिलेंडर अगर आप अरेंज कर सकते हैं तो उसको रिफ़िल करने के लिए, मुफ्त में रिफ़िल करने के लिए चांद कुरैशी तैयार हैं। उनको आप फ़ोन कर सकते हैं 9794070460 पर, 9794070460। ये उनका नंबर है। आपसे जो बन पड़े वो करें, चांद कुरैशी तो कर ही रहे हैं। उम्मीदों के रोशनदान में कल फिर एक कहानी लेकर हाजिर हूं। तो दिन भर में फिलहाल इतना ही, वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। लेकिन चलते चलते आपको आज तक रेडियो के एक लिसनर विजेंद्र प्रताप सिंह, जिन्होंने लालगंज अझारा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से हमें ईमेल किया है, वो ईमेल आपको सुनाता चलूं। उन्होंने कहा है कि मैं आपका कार्यक्रम 3 ताल सुन रहा था, बहुत अच्छा लगा। नामे गिरामी के तहत मंगल पांडे और शिवाजी के बारे में सुनकर आनंद की अनुभूति हुई। ज्ञान ध्यान में असम जनजाति के कानून, मूर्ख दिवस, बरमूडा ट्रायंगल के बारे में सुनकर अच्छा लगा। मनी मैनेजर में UPI के बारे में सुनकर बहुत ही अच्छा लगा। आलोचना किसी और दिन करेंगे। तो विजेंद्र साहब, बहुत शुक्रिया इस ईमेल के लिए, और जरूर कीजिएगा आलोचना भी, अधिकार है आपका। और बाकी लिसनर्स, अगर आपके पास भी कुछ है हमसे कहने के लिए, कोई शिकायत, कोई सुझाव, कोई प्रशंसा, तो लिखिए हमें radio@aajtak.com पर। इस शो की मिक्सिंग की थी कपिल ने और मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी। मुश्किल वक्त है, धीरज रखिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए और सुनते रहिए आज तक रेडियो।